साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। साथियों, नेशनल मूवमेंट की ये लास्ट वीडियो थी जो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी। इससे पहले हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ का ये आखिरी भाग है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करेंगे वेबल प्लान के बारे में, शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में और कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेबल प्लान क्या था, ठीक है। वेबल ने किस तरीके की बातें भारतीयों के सामने रखी थी और उन बातों को लेके विचार विमर्श के लिए शिमला में जब उसने सभी को बुलाया था तो शिमला में किस तरीके के फैसले लिए गए, क्या वेबल प्लान सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, क्या शिमला कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हुई, इस तरीके से। और आखिरी में हम पढ़ेंगे 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेबल प्लान 1945। वेबल प्लान की बात करें तो लॉर्ड वेबल की बात करते हैं। लॉर्ड वेबल कौन था? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबल ने क्या किया, जो भी पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था, जो पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, तो 1939 से 1945 के दौरान जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और उस समय जो भी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भारत में बना हुआ था, जो भी समस्याएं उठ खड़ी हुई थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए लॉर्ड वेबल ने क्या किया, एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, एक प्लान के बारे में बताया। और उस प्लान में क्या क्या चीज़ें थी? तो उस प्लान में ये था, द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी चेंज्ड, कि वाइसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें कई सारे बदलाव किए जाएंगे। ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट वाइसराय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियंस, कि जितने मेंबर्स होंगे वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वो सारे के सारे मेंबर कौन होंगे? भारतीय होंगे, इंडियंस होंगे, ठीक है। सिर्फ वाइसराय और कमांडर इन चीफ ये यूरोपियंस होंगे, ठीक है ना। तो सारे के सारे मेंबर कैसे होंगे? इंडियंस होंगे, एक्सेप्ट वाइसराय एंड कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ और वाइसराय को छोड़ के सारे के सारे सदस्य वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कैसे होंगे? इंडियंस होंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। उसके अलावा इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, कि इसमें जो हिंदू और मुस्लिम है, जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी मेंबर होंगे, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का, कि दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? इक्वल इक्वल। यानी 5 लोग अगर मुस्लिम कम्युनिटी से आएंगे तो 5 लोग हिंदू कम्युनिटी से एज ए मेंबर बन के आएंगे। इंडिया वुड हैंडल मोस्ट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन अफेयर्स एक्सेप्ट ट्राइबल एंड फ्रंटियर एरियाज। तो जो सीमांती मुद्दे हैं या फिर जो कबीलियाई मामले हैं, इनको छोड़कर जितने भी फॉरेन अफेयर्स होंगे, उन सारे के सारे यानी विदेशी मामलों को हैंडल करने की पावर किसके पास में होगी? हैंडल करने की पावर इंडियंस के पास में होगी। सिर्फ फ्रंटियर एरियाज यानी जो सीमांत इलाके हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे, और जो ट्राइबल पीपल्स हैं यानी जो कबीलियाई समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन दो मुद्दों को छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी विदेशी मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के ऊपर कोई भी डिस्कशन करना, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, इस तरीके के तमाम काम करने के लिए भारतीयों के पास भी अब हक होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। द गवर्नर जनरल्स वीटो पावर वुड रिमेन बट नॉट बी यूज्ड मच। गवर्नर जनरल के पास में वीटो पावर होगी, लेकिन उसका वो अनावश्यक बिना मतलब के इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बात भी किस में कही गई? वेबल प्लान में कही गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी मेड आफ्टर द वॉर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो उसके बाद में क्या होगा? भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा भारत के लिए, यानी युद्ध की समाप्ति के बाद में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और जब तक भारत के अंदर कोई परमानेंट सरकार नहीं बन जाती, तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी, ठीक है। तो नया संविधान बनाया जाएगा युद्ध खत्म होने के बाद में, और जब तक नया संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत में सारे के सारी व्यवस्थाओं को संभालेगी। दिस वॉज ओनली ए टेम्पररी अरेंजमेंट। ये क्या है? टेम्पररी अरेंजमेंट है। ए ब्रिटिश हाई कमिश्नर वुड बी अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट ब्रिटेन्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और भारत में ब्रिटेन के व्यापारिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एक उच्चायुक्त या ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये वेबल प्लान, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये वेबल ने अपने प्लान में रखी थी, जो कि 14 जून 1945 को उसने जारी किया था।
क्यों जारी किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो पॉलिटिकल डेडलॉक बन गया था, उस पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करने के लिए वेवेल ने ये कुछ बातें रखी थी कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेंज किया जाएगा, सारे के सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे, सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के। सारे फॉरेन अफेयर्स के मुद्दे इंडियन संभालेंगे, सिर्फ कबायली मामले छोड़ के और फ्रंटियर इश्यूज को छोड़ के। गवर्नर जनरल के पास में वीटो पावर जरूर होगी, क्योंकि वीटो पावर खत्म नहीं की गई थी, लेकिन हाँ, गवर्नर जनरल उसका अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में भारत के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा। जब तक संविधान बन रहा है, तब तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को या राजनीतिक व्यवस्था को एक अंतरिम सरकार संभालेगी, और ये कैसी होगी? एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। जैसे ही संविधान लागू होगा, उसके बाद संविधान के अकॉर्डिंग भारत में राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। ठीक है। और ब्रिटेन के आर्थिक हितों की देखरेख के लिए भारत में कौन होगा? एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा, जिसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी कहा जाता है। तो ये वेवल का प्लान था। अब इस प्लान को उसने 14 जून 1945 को ये योजना रख दी। अब इस योजना के ऊपर डिस्कशन करने के लिए क्या किया गया? एक कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस कहाँ की गई? तो जो कॉन्फ्रेंस थी, वो कॉन्फ्रेंस की गई शिमला में। ठीक है। शिमला में कब से कब तक की गई थी? तो 24 जून से लेके 24 जून 1945 से लेके 14 जुलाई 1945 तक इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और इसमें लगभग 21 भारतीय नेता या सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है ना। 24 जून 1945 से लेके 24 जून 1945 से लेके 14 जुलाई तक शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहाँ पे? शिमला में। किस वजह से किया गया? वेबल ने जो प्लान्स रखे थे, जो अपना प्लान रखा था, उसमें जो बातें रखी थी, उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए भारतीयों को इनविटेशन दिया गया था शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का, और लगभग 21 जो इंडियन लीडर्स थे वो इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। सो दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फ्रॉम जून 24 टू जुलाई 14। ठीक है। 24 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में ये कॉन्फ्रेंस होती है। किस लिए होती है? टू डिस्कस दी वेवल प्लान। वेवल के प्लान के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। पार्टिसिपेंट्स कौन है? तो कई सारे प्रतियोगी थे, मैंने बताया लगभग 21 लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से कुछ के नाम लिखे गए हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, लियाकत अली खान हो गए, मास्टर तारा सिंह हो गए, भूलाभाई देसाई हो गए। इस तरीके से कई सारे लोग ये जो शिमला सम्मेलन है, जो 24 जून से 14 जुलाई 1945 तक आयोजित किया गया था, इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, इस कॉन्फ्रेंस में पहली बात क्या रखी गई? क्योंकि वेवल ने अपने प्लान में ये बात रखी थी कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें सारे के सारे मेंबर्स कैसे होंगे? इंडियंस होंगे। तो इसमें ये चर्चा शुरू की गई कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 14 मेंबर्स होंगे। ठीक है ना। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 14 सदस्य होंगे। इन 14 सदस्यों में से 5 सदस्य कौन होंगे? 5 सदस्य होंगे कांग्रेस की तरफ से, 5 होंगे कांग्रेस से। ठीक है। 5 सदस्य होंगे मुस्लिम लीग से, और 4 सदस्य जो होंगे वो नॉमिनेट होंगे, जिनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा। ठीक। तो कुल मिला के क्या रखा गया है कि एक 14 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी वायसराय की, जिसमें 5 कांग्रेस की तरफ से होंगे, 5 मेंबर मुस्लिम लीग की तरफ से होंगे, और 4 जो हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा? उनको नॉमिनेट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड वेबर। ठीक है। ये बात रख दी गई। ठीक। आगे देखते हैं। वाई दी दिस शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड। लेकिन ये बातें रखने के बाद भी क्या हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो जाती है। किन मुद्दों पे होती है वो देखते हैं। जिन्ना की डिमांड क्या होगी? जिन्ना सिर्फ ये चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग है ना, वही सारे के सारे मुस्लिम मेंबर्स को चूज करे और भेजे। यानी जो 5 सदस्य कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, 5 सदस्य मुस्लिम लीग की तरफ से आ रहे हैं, और 4 को वेवल नॉमिनेट कर रहा है। तो मुस्लिम लीग ने ये कहा कि भाई इसमें जितने मुस्लिम मेंबर्स होंगे, वो सारे के सारे मुस्लिम मेंबर्स मुस्लिम लीग की तरफ से आएंगे। यानी कांग्रेस जो है वो क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो क्या है कि मुस्लिम जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, और हम मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए बने थे। तो सारे के सारे मुस्लिम मेंबर्स जो हैं वो हम अपनी तरफ से भेजेंगे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है। तो ये जिन्ना की डिमांड थी। जिन्ना की डिमांड क्या थी? कि ही वांटेड ओनली द मुस्लिम लीग टू चूज ऑल द मुस्लिम मेंबर।
ठीक है, कि इस बिहाफ पे कहा तो ही क्लेम्ड द लीग वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम। क्यों कहा जिन्ना ने ये बात कि सारे के सारे मुस्लिम्स को मुस्लिम लीग ही चूज करके भेजेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो इसलिए कहा कि उसका ये मानना था कि पूरे के पूरे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग कर रही है। ठीक है, कांग्रेस की पोजीशन क्या है? कांग्रेस एग्रीड टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन बट रिफ्यूज जिन्नास कंडीशन। जो वेवल ने ये बात रखी थी कि 5 सदस्य कांग्रेस की तरफ से आएंगे, 5 लीग की तरफ से आएंगे, 4 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। कांग्रेस ने इस कंडीशन को तो एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो इशू बिहाइंड दिस। लेकिन कांग्रेस वाज क्रिटिसाइज दी जिन्नाज ओपिनियन। कांग्रेस ने क्या किया, जिन्ना का जो ओपिनियन था, जिन्ना का जो विचार था, जिन्ना की जो डिमांड थी, उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो क्रिटिसाइज किस बिहाफ पे किया कि भाई हम जो है पूरे के पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सभी का। तो हम अपने 5 सदस्य नॉमिनेट कर रहे हैं, उन 5 सदस्यों में से किसी को भी कर सकते हैं, आप अपने 5 सदस्य करते रहिए। तो जो जिन्ना की ये डिमांड थी कि मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम लीग ही भेजेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उस बात को कांग्रेस ने अपोज किया था। सम ग्रुप्स अपोज्ड गिविंग इक्वल सीट्स टू मुस्लिम एंड हिंदूज। ठीक है, कुछ एक ऐसे ग्रुप थे जो इस बात को भी अपोज कर रहे थे कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को जो है इक्वल सीट्स क्यों दी गई है। ठीक है, और इस बात पे हिंदू महासभा के कई सारे सदस्यों को ऐतराज था कि भारत के 25 करोड़ हिंदुओं के मुकाबले 9 करोड़ मुसलमानों को परिषद में समान प्रतिनिधित्व कैसे दिया जा सकता है। तो जो हिंदू महासभा थी उसका ये कहना था कि भाई कुल आबादी में 25 करोड़ तो हिंदू हैं और 9 करोड़ मुस्लिम हैं। ठीक है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है जब आबादी इक्वल नहीं है? भाई वो हमसे बहुत ज़्यादा कम है, हम उनसे ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा लोगों का मतलब जो रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन के बेस पे हो, लोग ज़्यादा हैं तो सदस्य भी ज़्यादा हों, उधर लोग कम हैं तो सदस्य भी कम हो। तो इस तरीके से करके सम ग्रुप्स अपोज्ड गिविंग इक्वल सीट्स टू मुस्लिम एंड हिंदूज। डिसएग्रीमेंट किस बात पे हुआ? लॉर्ड वेवल डिड नॉट फुल्ली accept Jinnah's demand because he believed not all Muslims supported the league। अच्छा, खुद लॉर्ड वेवल ने क्या किया, जिन्ना की जो डिमांड थी इसको खारिज कर दिया था, क्योंकि लॉर्ड वेवल भी ये बात जानता था कि भाई सारे भारत के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व या सारे के सारे मुस्लिम का सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग को नहीं है, बल्कि कांग्रेस को भी बहुत सारे भारतीय मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट है। तो कैसे मुस्लिम लीग जो है सारे के सारे मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करके गवर्नर की वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भेजेगी? तो खुद लॉर्ड वेवल ने इस बात को क्या किया था, डिसएग्री कर दिया था। अब डिसएग्री हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा, द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज फेल्ड। शिमला सम्मेलन जो था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वेवल का प्लान कैंसिल हो गया और मुस्लिम लीग बिकेम स्ट्रोंगर पॉलिटिकल। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी वो अपने इस बात को रखते हुए उसने जो है एक तरीके से आक्रामकता का परिचय देना शुरू किया, राजनीतिक आक्रामकता का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कॉल्ड द शिमला कॉन्फ्रेंस अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। मौलाना आज़ाद जो थे उन्होंने जो शिमला कॉन्फ्रेंस था उसको क्या कहा, भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट की संज्ञा दी थी, वाटरशेड की संज्ञा दी थी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस ने जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जिनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना था इस बात को मान लिया, लेकिन जिन्ना की बात को नहीं माना। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन में वेवल अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता तो एक तरीके से क्या थी, वीटो पावर थी मुस्लिम लीग के पास में, कि मुस्लिम लीग जब चाहे किसी भी, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो किसी भी समय अपनी वो इस पावर का इस्तेमाल करके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के खिलाफ मुस्लिम लीग जा सकती थी। तो ऐसे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो कुल मिला के ये था कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो शिमला कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। ठीक है, इलेक्शंस इन इंडिया 1945 1946। ठीक है, 1945 और 1946 की अगर बात करें तो ये क्या था, चुनाव का साल था। 1945 की बात करें, 1946 की बात करें तो ये था चुनाव का साल। ठीक है, भारत में भी चुनाव हुए और ब्रिटेन में भी चुनाव हुए। ठीक है, देखते हैं इलेक्शंस इन इंडिया इन 1945 1946। आफ्टर द शिमला कॉन्फ्रेंस एंड द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड देयर वाज अ चेंज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होगी, दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। उसके बाद में ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, एक पॉलिटिकल चेंज हमें देखने को मिलता है। किस तरीके का पॉलिटिकल चेंज, कि ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी।
पहले ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो सरकार थी वो किसी दूसरी पार्टी की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वहां पे चुनाव हुए तो सरकार जो था, सरकार जो नई सरकार बनी वो किसी और पार्टी की बनी थी। ठीक है। विंस्टन चर्चिल वाज रिप्लेस्ड बाय क्लीमेंट एटली। ठीक है, विंस्टन चर्चिल वाज रिप्लेस्ड बाय क्लीमेंट एटली। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सरकार के मुखिया कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है। उसके बाद में, सॉरी, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन की सरकार के जो मुखिया थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और जब 1945 में इलेक्शन हुए ब्रिटेन के अंदर, तो नई पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, नए दल की सरकार बनी। ये जो नई पार्टी थी ये थी लेबर पार्टी, और इस लेबर पार्टी के मुखिया थे कौन? क्लीमेंट एटली। तो ब्रिटेन के अंदर क्या बदलाव हुआ कि दूसरा जो शिमला सम्मेलन है और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में चर्चिल के स्थान पे क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए थे। और क्लीमेंट एटली जो था ये लेबर पार्टी से था। ठीक है, और विंस्टन चर्चिल जो था ये कंजर्वेटिव पार्टी से था। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, भारत सचिव जिसे कहते हैं, नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जिसको भारत सचिव कहते हैं, तो भारत सचिव बनाया गया पैथिक लॉरेंस को। तो पैथिक लॉरेंस बिकेम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक। तो ये तो होगी एक तरफ की बात कि ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, सरकार बदल गई। ब्रिटेन में अब कौन है सरकार के मुखिया? तो क्लीमेंट एटली हैं। क्लीमेंट एटली कौन है? तो भाई ये लेबर पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से बिलोंग करता है। और नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसे बनाया गया? पैथिक लॉरेंस को। तो ये तो कहानी होगी ब्रिटेन की। अब बात करते हैं इंडिया की। द इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिसंबर 1945। दिसंबर 1945 में भारत में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव होते हैं। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव हुए दिसंबर 1945 में भारत में। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 57 आउट ऑफ 102 सीट्स। 102 सीट्स में से 57 सीट्स किसको मिली? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कहां पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस ने जीत ली 57 सीटें 102 में से। उसके बाद में कहते हैं कि 1946 में इलेक्शन, तो ये तो हो गए इंडिया में सेंटर के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोविंसेस की। 1946 के शुरुआत में प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शन होते हैं। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके चुनाव 1946 में होते हैं। 1946 के शुरुआत के 3 महीनों में हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका रिजल्ट क्या है? कांग्रेस गोट मेजोरिटी इन मोस्ट प्रोविंसेस। ज्यादातर प्रोविंसेस में कांग्रेस को क्या मिली? मेजोरिटी मिली। इट वॉन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड आसाम। आसाम और जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, ठीक है, यहाँ पे आसाम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है यहाँ पे भी कांग्रेस को जीत मिलती है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP का मतलब क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पे खुदाई खिदमतगार ने, ये ग्रुप था, इसने क्या किया? सरकार बनाई थी। ठीक है, और ये कांग्रेस को सपोर्ट करता था। तो जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है यहाँ पे खुदाई खिदमतगार पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। और ये खुदाई खिदमतगार जो थी ये कांग्रेस का ही एक तरीके से हिस्सा थी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कांग्रेस के पास मेजोरिटी है, 102 में से 57 सीटें जीत ली। प्रोविंशियल इलेक्शन में भी हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनी। खास तौर से आसाम की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में खुदाई खिदमतगार जो ग्रुप था उसने अपनी सरकार बनाई, जो कि कांग्रेस का ही एक अलाई था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गोट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। देखिए ये भी एक बड़ा बवाल है। बवाल क्या है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसको मुस्लिम एरियाज में क्या मिली थी? मेजोरिटी मिली थी। ठीक है, खास तौर से बंगाल और सिंध में। बंगाल और सिंध की अगर बात करें तो बंगाल और सिंध में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। और इस यहाँ पे किसको बहुमत मिला? यहाँ पे मुस्लिम लीग को बहुमत मिला था। ठीक है, बंगाल में मुस्लिम लीग ने HS सुरावर्ती के नेतृत्व में सरकार बनवा दी थी। बंगाल की बात करें, द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर HS शुरावर्ती। ठीक है, तो बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मिलती है। बंगाल में मुस्लिम लीग ने HS शुरावर्ती की लीडरशिप में सरकार बनवा दी। पंजाब की बात करें, मुस्लिम लीग वाज द लार्जेस्ट पार्टी बट हैड नो क्लियर मेजोरिटी। पंजाब में की अगर बात करें तो पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग को कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो पंजाब में क्या हुआ? एक गठबंधन की सरकार बनी। ए कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय यूनियनिस्ट कांग्रेस एंड अकालीज। तो अकाली दल, कांग्रेस और यूनियनिस्ट दल ने मिलकर पंजाब के अंदर कैसी सरकार बनाई?
कोलिएशन गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। और पंजाब में इस सरकार के जो मुखिया थे उनका नाम था खिजर हयात खान। खिजर हयात खान, कांग्रेस और अकाली गठबंधन ने खिजर हयात खान के नेतृत्व में पंजाब में सरकार बनाई, जबकि पंजाब में सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग ही थी, लेकिन मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला और वो जोड़ तोड़ कर नहीं पाई, ठीक है। तो ये था एक तरीके से रिजल्ट 1945 और 46 का के चुनाव का, ठीक है। कांग्रेस डोमिनेटेड जनरल सीट्स नॉन मुस्लिम एरिया, जितने नॉन मुस्लिम एरिया थी उनकी जो सीट्स थी वो जनरल सीट्स थी, तो उन सीट्स के ऊपर उन सीट्स पे डोमिनेंस किसका हुआ? कांग्रेस का। कांग्रेस ने ज़्यादातर वो सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट्स को डोमिनेट किया था, यानी जितनी मुस्लिम सीट्स थी उनको मुस्लिम लीग ने जीत लिया था। तो इससे क्या हुआ? दिस शोज अ क्लियर पॉलिटिकल डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम विच लेड लेटर लेटर लेड टुवर्ड्स पार्टीशन। तो जो मुस्लिम सीट्स थी उनके ऊपर मुस्लिम लीग को जीत मिली, जो जनरल सीट्स थी यानी नॉन मुस्लिम एरियाज में उन सीट्स के ऊपर कांग्रेस को जीत मिली। तो यहीं से एक क्लियर कट पॉलिटिकल डिवीजन हो गया कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो जो ये दम भरती थी कि वो सभी की पार्टी है, तो उसको जो है वो सिर्फ एक तरीके से जनरल सीट्स के ऊपर ही जीत हासिल हो रही है, तो उसे मुस्लिम का पूरा का पूरा कोऑपरेशन नहीं है, सपोर्ट जरूर है पर सारे के सारे मुस्लिम्स का नहीं है। तो ये एक तरीके से क्लियर कट पॉलिटिकल एक डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो बात करें फिर से 1945 में ब्रिटेन में सरकार बनी, क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो कि लेबर पार्टी के होते हैं। इससे पहले विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। और पैथिक लॉरेंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया जाता है, भारत सचिव बना दिया जाता है पैथिक लॉरेंस को। इंडिया की बात करें तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधानमंडल, इसके लिए जो इलेक्शंस हुए तो उसमें कांग्रेस ने 57 में सीट्स को जीता था, टोटल 102 सीट्स थी। सो कांग्रेस गॉट द क्लियर मेजोरिटी। प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंस में क्या था? पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसको क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली, इसलिए पंजाब में कांग्रेस ने, अकाली ने और जो यूनियनिस्ट हैं, यूनियनवादी, उन्होंने खिजर हयात खान के नेतृत्व में सरकार बना ली। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार ने सरकार बनाई, पर ये कांग्रेस का लाई था, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज है वहाँ पे मुस्लिम लीग को जीत मिली, और जो जनरल सीट थी वहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली थी, ठीक है। बंगाल में जो सरकार बनी वो मुस्लिम लीग ने बनवाई थी, एच एस शुरावर्दी उसका लीडर था। तो इस तरीके से करके ये इलेक्शंस का रिजल्ट हमारे सामने था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट थिंग। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इन 1946 क्लीमेंट एटली सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया टू सॉल्व द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अब क्योंकि ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी, ब्रिटेन में जो थी वो क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, तो क्लीमेंट एटली ने क्या किया? कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट का मतलब क्या है कि क्लीमेंट एटली ने अपने ही मंत्रिमंडल के किसी एक सदस्य को भेज दिया, ठीक है। किसी एक सदस्य को मिशन का या किसी एक सदस्य को उस कमेटी का हेड बना के भारत में भेजा, ताकि जो जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें 1946 में ये प्लान जो है वो भारत आता है, ठीक है। इन 1946 क्लीमेंट एटली सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया टू सॉल्व द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। मेंबर कौन है कैबिनेट मिशन के? तो 3 मेंबर थे साथियों, हमेशा याद रखेंगे। पैथिक लॉरेंस जो थे वो कौन थे? भारत के नए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे। स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया, साथ में एपी अलेक्जेंडर को भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन की बात करें तो 3 सदस्यों वाला ये मिशन था, जिसके हेड थे पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे भारत के। इसके अलावा एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, इन्हें, तो इन तीनों को भेज दिया गया भारत में। ये मिशन भारत में पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। सो द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंच जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टॉक विद इंडियन लीडर्स टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीयों के साथ बात करनी है संविधान को लेके, ताकि वो संविधान बनेगा कैसे, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी है। सेटअप है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन में इस मुद्दे के ऊपर भी बात करनी थी कि भाई संविधान सभा किस तरीके से बनेगी, ठीक है। भाई भारत के लिए संविधान अगर बनाना है तो संविधान सभा बनाएगी। अब सबसे बड़ी बात है संविधान सभा बनेगी कैसे, कैसे उसके मेंबर्स जो हैं वो चुने जाएंगे। तो सारी की सारी रूपरेखा हो, सारे के सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी थी, इसलिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन जिसके चेयरमैन, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था, क्लीमेंट एटली ने भेजा था।
अच्छा, ये तीनों के तीनों सदस्य जो है ना वो क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो पहला हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, कैसे बनेगा इसके लिए इंडियन लीडर्स के साथ बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनेगी, और भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना। तो इन मुद्दों को लेके कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, और कैबिनेट मिशन जो था वो 24 मार्च 1946 को भारत आता है। ठीक है, जब 24 मार्च 1946 को जब भारत आया, और भारत आने के बाद में उसने अपनी ये बातें रखी, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। गोल क्या था? पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। ये है असली मुद्दे की बात, कि पावर ट्रांसफर हो इंडियंस को, पर पीसफुली हो। दिस वाज द गोल। नाउ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अभी हमने पढ़ा। कब आया था? तो हमने कहा कि जी ये तो 24 मार्च को भारत आ गया था। कब आया था? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया आ गया। ठीक है, 3 सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। स्टैफर्ड क्रिप्स जो है, सॉरी, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस जो है वो इसके चेयरमैन है। पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे। इस मिशन को भारत किसने भेजा था? तो क्लीमेंट एटली ने भेजा था। क्लीमेंट एटली कौन था? तो ये ब्रिटेन का पीएम था, और लेबर पार्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये बताया। जो क्लेमेंट एटली ने ये बात कही थी कि भाई कैबिनेट मिशन क्यों भेजा जा रहा है, तो उसी ने ये बातें रखी थी कि जो संविधान कैसे बने, संविधान बनाने के तरीके क्या हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्री किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को, और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जा सके। ठीक है, और एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना है जिसको भारतीय खुद खुद सपोर्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से इसका संक्षेप क्या हुआ कि इसका काम था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के उपाय तलाशना, और साथ ही साथ संविधान तैयार करने की कार्यप्रणाली को तय करना। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आ गया। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस टाइम कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, बहुत जरूरी है ये वाला। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया? 24 मार्च 1946 को। तो उस टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट। कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, लीडर कंसल्टेड जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आ गया तो उस समय महात्मा गांधी पूना में थे। तो कैबिनेट मिशन ने नेताओं से बातचीत करना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू से बातचीत की, मौलाना आज़ाद से बातचीत की, मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत की, महात्मा गांधी से बातचीत की। ठीक है, तो इस तरीके से सभी से अलग अलग बात करके फिर कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने सारे के सारे इंडियन लीडर्स को फिर से बुलाया। कहाँ पे? शिमला में। So a conference was held in Simla, May 1946, but it failed because मई 1946 में शिमला में कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन ये फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग के, मतलब कैबिनेट मिशन का सारा प्लान डिस्कस किया गया इंडियन लीडर्स के साथ में। उसके बाद में सारे के सारे लीडर्स को बुलाया गया। कहाँ? शिमला में। शिमला में 5 मई से लेके 11 मई 1946 तक ये मीटिंग होती है, ये याद रखना। 5 मई से लेके 11 मई 1946 तक शिमला में ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, और इस मीटिंग में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से किसको भेजा था? तो इसमें कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद गए थे, क्योंकि वो कांग्रेस के इस टाइम अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू गए थे, सरदार पटेल गए थे। मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, नवाब इस्माइल खान और लियाकत अली खान, ये लोग भी गए थे। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर जनरल और ये कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य हैं। तो ये सारे के सारे 5 मई से 11 मई 1946 तक शिमला में बैठते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन इस सम्मेलन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला? सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकला कि जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की लगातार डिमांड कर रही थी, वो अपनी इस मांग को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ठीक है, जबकि न केवल कांग्रेस बल्कि जो मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य थे वो भी इस डिमांड से सहमत नहीं थे। यानी जो कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य थे वो भी, और साथ ही साथ कांग्रेस, ये जिन्ना की इस डिमांड से सहमत नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, तो जब सहमत नहीं थे तो इसी के चलते क्या हुआ? इसी के चलते सॉरी, कांग्रेस एंड ब्रिटिश डिड नॉट एग्री with the demand of Muslim League for the
सेपरेट नेशन। तो ये एक असमंजस सी बात होगी, तो कहीं पे भी कोई सहमति नहीं बन पाई। जब सहमति नहीं बन पाई तो 16 मई 1946 को क्या हुआ, कैबिनेट मिशन ने अपनी बातें रखी सारी डिस्कशन के बाद में। आए थे, वो मकसद हमारे सामने है कि आए किस लिए थे, कि भाई इनका एक ही मकसद था कि इंडियंस को पावर ट्रांसफ़र कर दी जाए पीसफुली, ठीक है। और क्लीमेंट एटली ने क्या कहा, एटली ने ये कहा कि भाई एक तो भारतीय, सारे के सारे भारतीयों के भारतीय लीडर्स को साथ बिठा के उनके साथ बातचीत करनी है कि भारत का संविधान कैसे बनेगा, दूसरा संविधान सभा कैसे बनेगी, तीसरा जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट की व्यवस्था की जाएगी, संविधान लागू होने के बाद में संविधान के हिसाब से काम करते रहे। ये जब बातें क्लीमेंट एटली ने रख दी तो उसके बाद में क्या हुआ, ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। मिशन के जो सदस्य थे इन्होंने बारी बारी सभी इंडियन लीडर्स से बातचीत की और फिर इन्हें मई 1946 में शिमला बुला लिया। 5 मई 1946 से 11 मई 1946 तक शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पे एक ही बात को लेके मामला अटक रहा था कि जो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना है वो सेपरेट नेशन की बात पे अड़े रहे, वो पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर अड़े रहे। और इस बात से ये बात ना कांग्रेस को पसंद थी, ना एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस को पसंद थी, ठीक है। तो सारी डिस्कशन के बाद में फुल एंड फाइनली क्या हुआ, कैबिनेट मिशन ने ऑफिशियली अपने जो भी प्लान्स थे डिस्कशन के बाद में, जो भी बातें थी उनको रखना शुरू किया। तो क्या क्या प्लान्स थे, क्या क्या बातें रखी, अब वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्लान, ठीक है। संविधान निर्माण करने के संबंध में जो भी प्रस्ताव थे कैबिनेट मिशन के 16 मई 1946 को, उनकी बात कर रहे हैं। ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 389 मेंबर्स वुड बी फॉर्म। तो कैबिनेट मिशन में ये बात रखी गई थी कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर्स होंगे, 389 मेंबर्स होंगे। इन 389 में से 292 सदस्यों की अगर बात करें, 292 मेंबर्स, ये तो होंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, ठीक है। 4 होंगे कमिश्नरेट एरियाज से और 93 होंगे, यानी 93 होंगे देसी रियासतों से, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में क्या बात रखी गई, कैबिनेट मिशन प्लान में ये बात रखी गई कि जो भारत का की जो संविधान सभा होगी, जो भारत के लिए भावी संविधान तैयार करेगी, उसमें कुल 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य तो होंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 4 सदस्य होंगे जो कमिश्नरी क्षेत्र हैं वहाँ से, और 93 यानी 93 सदस्य होंगे कहाँ से, देसी रियासतों से, ठीक है। देसी रियासतों के जो सदस्य हैं इनको नॉमिनेट कौन करेगा, रियासतों के जो मुखिया हैं, जो भी राजा महाराजा है वो नॉमिनेट करेंगे। तो ये नॉमिनेट होके आएंगे, ठीक है, और ये चुन के आएंगे। मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। जो ये जो सदस्य हैं इन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष तौर पे इनका चुनाव होगा। कैसे होगा जी, कि आम जनता प्रोविंशियल असेंबलीज यानी जो प्रांतीय विधानसभा है उनके सदस्यों को चुनेगी, और वो चुने हुए सदस्य जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को चुनेंगे। तो एक तरीके से कैसा है कि इनडायरेक्टली ये इलेक्ट होंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो इनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। दो टोटल 389 सदस्य, 292 हो गए ब्रिटिश भारत से, 4 हो गए कमिश्नरी से, 93 को रियासतें नॉमिनेट करके भेजेंगे। जो सदस्य चुने जाने हैं उनका तरीका क्या है कि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने जाएंगे, ठीक है। तो कौन चुनेगा संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट क्या करेंगे, दे वुड डायरेक्टली नॉमिनेट देयर मेंबर्स। तो जो देसी रियासतें हैं वो अपने सदस्यों को नॉमिनेट करके भेजेंगे, वहाँ किसी तरीके का चुनाव नहीं होगा। तो राजा या जो शासक होगा वो अपने प्रोविंस से किसी भी मेंबर को नॉमिनेट करके भेज देगा। इसके अलावा जो सारे के सारे जो टेरिटरी थी, इंडियन टेरिटरी, जितने भी ब्रिटिश जितने भी प्रांत थे भारत में, जितने भी स्टेट थे, उनको कैटेगराइज कर दिया गया और उन्हें 3 ग्रुप में बांट दिया गया। ग्रुप ए हिंदू मेजोरिटी का हो गया, ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी, और ग्रुप सी में भी मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज को शामिल किया गया। तो ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी वाले एरियाज को शामिल किया गया, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस हो गए। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके हो गए, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हो गया। ग्रुप सी में भी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज ही हो गए, बंगाल और असम, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के सारे राज्यों को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान में क्या किया गया, बोले 3 कैटेगरी में बांट दो। एक में हिंदू मेजोरिटी हो जाए, दूसरे समूह के अंदर मुस्लिम
बहुल प्रांत हो जाएं और तीसरे में भी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत हो जाए। ठीक है, अब क्यों बांटा गया, बांटा, अच्छा इसके बाद क्या बात कहेगी, इसके बाद ये कहेगी कि हर एक प्रांत क्या करेगा, हर एक प्रांत अपना संविधान बना लेगा। ठीक है, हर एक प्रांत जो है वो अपना अपना हर एक ग्रुप जो है अपना अपना संविधान बना लेगा और उसके बाद में सारे के सारे ग्रुप एक साथ बैठ के भारत के लिए एक साथ संविधान बनाएंगे। तो समूह के मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के प्रांत क्या करेंगे, प्रोविंस सबसे पहले अपने प्रांतों का संविधान बनाएंगे। ठीक है, अब प्रांतों का संविधान बना लेंगे तो फिर अपने ग्रुप के लिए संविधान बनाएंगे, यानी सबको पहले इंडिविजुअली अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फिर अपने ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फिर ये तीनों ग्रुप साथ बैठ के इंडिया के लिए यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये रूपरेखा रखी गई थी कैबिनेट मिशन के अंदर। ठीक है, जो हमें ये बता रही है कि क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ी हुई बातें इसमें रखी जा रही हैं। तो ये तरीका सुझाया गया था। नाउ आगे देखते हैं क्या है। फ्यूचर गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार कैसी होंगी। ठीक है, सरकार कैसी होगी भारत में, तो 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम होगा, यानी 3 लेवल्स के ऊपर सरकार होगी भारत के अंदर। ठीक है, तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। यूनियन सेंटर ओनली कंट्रोल्स फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। जो सेंट्रल लेवल पे जो सरकार होगी वो किन मुद्दों के ऊपर काम करने की कोशिश करेगी, वो संचार व्यवस्था, संचार के मुद्दों पे, रक्षा के मुद्दों पे, विदेशी मामलों के ऊपर, यानी ये जो तीनों मामले हैं, कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये होंगे यूनियन गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, सेंटर के पास में होंगे। ग्रुप जो होंगे, जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस वो कैन मैनेज देयर ओन सब्जेक्ट्स, प्रोविंसेस हैव मैक्सिमम पावर्स। तो हर प्रांत की क्या होगी, अलग अलग अपनी एक कार्यपालिका होगी, मतलब हर एक प्रोविंस की अपनी अलग अलग कार्यपालिका और विधायिका होगी, और इन प्रोविंसेस को ये हक होगा कि भाई वो अपने जो है ग्रुप बना सकते हैं, और प्रत्येक जो ग्रुप होगा उसको जो भी इश्यूज प्रोविंसेस के लिए जितने भी जो भी मुद्दे रखे गए हैं उन मुद्दों के ऊपर उन्हें लॉज और पॉलिसीज बनाने का हक होगा। तो ये बात इसमें रखी गई थी। और 10 साल के बाद में क्या होगा, प्रोविंस जो है वो ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बात रखी गई, कुल मिला के ये बात रखी गई कि भाई ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का भारत क्या होगा, एक संघ होगा। भारत क्या होगा, एक यूनियन होगा। भारत को एक संघ कहा जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस भी शामिल होंगे और रियासतें, ठीक है, जो रियासतें हैं वो शामिल होंगी। इनको मिला के एक संघ बनाया जाएगा। ठीक है, इस संघ के पास में मुद्दे कौन कौन से होंगे, एक कम्युनिकेशन का, एक डिफेंस का, एक फॉरेन अफेयर्स का। क्लियर है। और हर एक प्रोविंसेस की अगर बात करें तो हर एक प्रोविंस में अलग अलग सरकार होगी। उन सरकारों का काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, जो भी इश्यूज उन्हें, जो भी मुद्दे उन्हें दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके फ्यूचर गवर्नमेंट डिसाइड होनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान, the demand for Pakistan was rejected because many Hindus would remain in Pakistan, many Muslims would remain in India. It would create a economic and administrative problem. ठीक है, तो पाकिस्तान की जो डिमांड रखी थी मुस्लिम लीग ने, उसको खारिज कर दिया इसने। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी वो चीज़ डिसाइड होगी। दूसरा प्रोविंसेस का रोल क्या होगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वो कैबिनेट मिशन में डिस्कस किया गया। और अगली बात क्या डिस्कस की गई कि भारत के अंदर सरकार किस तरीके की होगी। तो 3 मुद्दे हो गए, इन पे तो बातचीत ठीक ठाक से चल रही थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग बार बार किसकी डिमांड कर रहे थे, पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो जो ये पाकिस्तान की डिमांड थी, इसको कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्यों किया था, तो उसके पीछे कारण थे। कारण क्या थे, मैनी हिंदूज वुड रिमेन इन पाकिस्तान, कि अगर नया स्टेट बना भी दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे हिंदू होंगे जो पाकिस्तान में रह जाएंगे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम होंगे जो इंडिया में रह जाएंगे। ठीक है, तो कई मैनी हिंदूज वुड रिमेन इन पाकिस्तान, मैनी मुस्लिम वुड रिमेन इन इंडिया। तो हिंदू जो है वो पाकिस्तान में रह जाएंगे, मुस्लिम जो है वो भारत में रह जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, इट वुड क्रिएट इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था में भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो पैदा हो जाएंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में भी कई सारी समस्याएं आएंगी। तो इन
तर्कों के आधार पे कैबिनेट मिशन ने क्या किया, द डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, इसको डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अगर देखा जाए, ईस्ट पाकिस्तान मतलब पहले जो आज का जो बांग्लादेश है, ये पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था। और तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक डिफरेंस है 2000 किलोमीटर का। ईस्ट एंड वेस्टर्न पाकिस्तान वर वेरी फार, यानी एक दूसरे से बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर की का फासला है। तो ऐसे में पाकिस्तान को कुछ समस्या आएगी कि वो कैसे ईस्ट और वेस्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ईस्ट और वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उन्हें भारत के बीचों बीच से रास्ता देना पड़ेगा, या वो इंडिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी दिक्कत थी, इसलिए कैबिनेट मिशन ने क्या किया, पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की। तो पाकिस्तान निर्माण की जो मांग थी उसको कैबिनेट मिशन ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, और उसके पीछे अपने अपने कारण दिए, और बाद में कहा कि कल को फिर सिख कम्युनिटी भी सेपरेट स्टेट की बात करेगी। ठीक है, ये हुआ। अब आगे देखते हैं अस्थाई सरकार को लेके क्या बातचीत हो रही है। अस्थाई सरकार की अगर बात करें इंटरिम गवर्नमेंट की, तो इसमें क्या बातचीत रखी गई, इंटरिम गवर्नमेंट अ टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफ 14 मेंबर्स। ठीक है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, संविधान का निर्माण होने के बाद में एक नई सरकार का गठन किया जाएगा भारत में, यानी जब तक भारत का संविधान बन के तैयार होकर लागू नहीं हो जाता और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, एक अस्थायी सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो भारत में स्थापित की जाएगी। ये बात भी कैबिनेट मिशन में रखी गई थी। और इस सरकार में कुल सदस्य कितने होंगे, तो इस सरकार में कुल सदस्य होंगे 14। तो 14 सदस्यों वाली एक टेम्पररी गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट या एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। इन 14 मेंबर्स में से 6 सदस्य कांग्रेस से होंगे, 5 मुस्लिम लीग से होंगे, और 3 जो है वो माइनॉरिटीज से होंगे। माइनॉरिटीज मतलब एक भारतीय ईसाई, एक सिख और एक पारसी। तो 6 कांग्रेस के सदस्य, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य, एक भारतीय ईसाई होगा, एक सिख होगा और एक पारसी होगा। कुल मिला के कितने हुए, 6 और 5 11 और 3 14। तो कैबिनेट मिशन ने ये बात रखी कि नया संविधान लागू होने तक और नई सरकार बन नहीं जाती, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत में स्थापित की जाएगी, जिसमें कुल 14 सदस्य होंगे, 6 कांग्रेस की तरफ से, 5 मुस्लिम लीग की तरफ से और 3 माइनॉरिटीज की तरफ से। ठीक है, कब तक, अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन तो खतरनाक निकलेगा। मुस्लिम लीग ने 6 जून को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को कैबिनेट मिशन के इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 6 जून को और कांग्रेस ने 24 जून को, 24 जून 1946 को कैबिनेट मिशन के इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड फर्स्ट एंड देन रिजेक्टेड। तो स्वीकार तो हो ही गए हैं। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, पहले तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को पहले तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार क्यों किया गया, क्योंकि डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, उसको कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दिया था। तो इस वजह से कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया इसको, पर कुछ एक शर्तें लगा दी। कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, पर कुछ एक शर्तें लगा दी गई थी। ठीक है, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए क्या करवाए गए, प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाए गए थे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, तो हमने बात की कि जो प्रांतीय विधानसभाएं होंगी उनके सदस्य इन्हें चुनेंगे। तो जुलाई 1946 में क्या करवाए गए, प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाए गए थे। और ये प्रोविंशियल इलेक्शंस क्यों करवाए गए, ताकि संविधान सभा का गठन किया जा सके। तो जुलाई 1946 में ये इलेक्शन हो गए। कांग्रेस को इन इलेक्शंस में 208 सीटें मिलती हैं। 208 सीटों पे जीत किसको मिली, कांग्रेस को मिली। कुल सीट 296 थी। मुस्लिम लीग को सीट कितनी सीटें मिली, अब आप देख सकते हो। तो कांग्रेस की इस जीत से मुस्लिम लीग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है। ठीक है, बौखला गई तो उसके बाद में क्या हुआ, लीग ने डिनाई कर दिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसलिए लिखी गई ये बात कि मुस्लिम लीग ने पहले तो एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन के जितने भी शर्तें थी, लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट क्यों किया, रिजेक्ट इसलिए किया
कि जुलाई 1946 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना जा सके, तो उन इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। 296 टोटल सीट्स थी, 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिल गई। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, और मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो इस बात को लेकर लीग ने क्या किया, बाद में डिनाई कर दिया कि हम लोग तो किसी संविधान सभा, हम लोग भारत के लिए कोई संविधान नहीं बनाने वाले हैं, हम अपने मंतव्य, अपने मंसूबे पे चलेंगे और हमें तो एक अलग देश ही चाहिए। ठीक है, सुनाओ। ये जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी, इस नई इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू वाज इनवाइटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट अगस्त 1946। जुलाई में इलेक्शंस हो गए और 22 जुलाई 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होने थे, जिसमें 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग, 3 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि। 12 अगस्त 1946 को नेहरू को इनविटेशन मिल गया। 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को इनविटेशन मिल गया कि भाई आइए और आप जो है अंतरिम सरकार बनाइए। ठीक है, अब 12 अगस्त 1946 को जैसे ही जवाहरलाल नेहरू को इनविटेशन मिला, मुस्लिम लीग एकदम बौखला गई। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम लोग जो है वो हम इंटरिम सरकार को ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसी के अगेंस्ट में डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग। अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सेलिब्रेट किया गया 16 अगस्त 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, सीरीज से अगर देखें, कैबिनेट मिशन भारत आ गया, अलग अलग मेंबर्स के साथ चर्चा कर ली। 5 मई 1946 से 11 मई 1946 शिमला में बिठा के बातचीत कर ली। एक ही मुद्दा अटक रहा था, पाकिस्तान की डिमांड को लेके। सारी बातचीत के बाद कैबिनेट मिशन ने अपना एक प्लान रख दिया लोगों के सामने, भारतीयों के सामने। ठीक है, और उसी को फॉलो करते हुए क्या करवाए गए, जुलाई 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाए गए ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन सके। और जब वो इलेक्शंस करवाए गए तो वहाँ पे कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो थी, जिसने पहले कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, अब उसने डिनाई कर दिया। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने बुला लिया जवाहरलाल नेहरू को कि भाई आप जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और इसमें 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग और 3 माइनॉरिटीज़ के सदस्य होंगे। तो जैसे ही 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वायसराय के इस एक्शन के विरोध में क्या किया, एक डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया। तो अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया गया। इसको सेलिब्रेट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। इसका एम क्या था? इसका एम ये था, इस एक्टिविटी का एम सिर्फ ये था, ये दर्शाना कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दिन क्या हुआ, दंगे शुरू हो गए थे, खासतौर से कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में ये दंगे शुरू हुए। तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्ट एक्शन डे का एक ही उद्देश्य था, कम्युनल रियट्स को फैलाना, सांप्रदायिक दंगे फैलाना, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। और सबसे पहले ये दंगे जो है वो कलकत्ता में शुरू हुए, क्योंकि कलकत्ता से ही डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर कलकत्ता, नोआखली, सिलहट, गढ़मुक्तेश्वर यूपी का, त्रिपुरा बिहार, इन सारे स्थानों पे क्या हुए, भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। बहुत जबरदस्त खतरनाक तरीके से दंगे हुए। चलिए, On 2nd September 1946, an interim government was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru. फाइनली इन दंगों के बीच में 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर ली गई। इसके मुखिया कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। अब इसमें कितने सदस्य थे? इट हैड 12 मेंबर्स एट द बिगिनिंग। शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे? शुरुआत में इसमें 12 सदस्य थे। और वो वाइसराय वाज द हेड एंड नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो भारत के वाइसराय थे वो इसके मुखिया थे, और नेहरू जो थे वो एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन हुआ? वाइसराय, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। सम इम्पोर्टेंट मेंबर्स, कुछ एक सदस्य जो अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे उनके नाम लिखे हैं। सम इम्पोर्टेंट मेंबर्स पर जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, आशफ अली, बलदेव सिंह, जॉन मिथाई, सी एच भाभा। ठीक है, ये सदस्य हैं जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे। बाद में मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो लीग शुरू में इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुई। 26 अक्टूबर 1946 को लीग जो है वो
इस इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाती है। इट जॉइंड ऑन 26 अक्टूबर 1946। तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जब मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार को ज्वाइन कर लिया था, तो लीग के जो 5 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे वो कौन कौन से थे? लियाकत अली खान, ठीक है, आई चुंद्रीगर को शामिल किया गया था। अब्दुल रब निश्तर को शामिल किया गया था। अब्दुल रब निश्तर को, गजनफर अली खां, इसको शामिल किया गया था। और जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये जो थे वो हिंदू अनुसूचित जाति के एक सदस्य थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। तो इस तरीके से करके टोटल सदस्य हो गए 12, ठीक है, 12 सदस्य हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया भाई। लियाकत अली खान को क्या बनाया गया? लियाकत अली खान को बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और अब ये फाइनेंस मिनिस्टर तो बन गया, पर मुस्लिम लीग की तरफ से था, इसने भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया और सरकार को सही तरीके से काम भी नहीं करने दिया। तो मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान मंत्रिमंडल की सारी कार्रवाइयों में बार बार ये रुकावट डालने लगा, ठीक है। सरकार में जरूर ये शामिल हो गए थे, लेकिन संविधान सभा में शामिल होने से मुस्लिम लीग ने क्लियर कट मना कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में होती है। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। लीग लगातार इसका बहिष्कार करती रही और संविधान सभा की बैठकें शुरू हो गई और भारत के लिए एक भावी संविधान बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की दिल्ली में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक दिल्ली में होती है संविधान सभा की, 11 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने संविधान सभा के सामने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। तो इस तरीके से करते हुए 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें थी इंटरिम सरकार से जुड़ी हुई। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैं ये बातें आपको बता चुका हूँ कि जो संविधान सभा थी ये 6 दिसंबर 1946 को बनके तैयार हुई। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई संविधान सभा की। मुस्लिम लीग इसमें शामिल थी नहीं, ठीक है। द ब्रिटिश सेड डिसीजन ऑफ असेंबली विल नॉट अप्लाई टू मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। तो सरकार ने ये घोषणा कर दी कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिस्कशन किया जाएगा, जो भी रणनीतियाँ, जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी, वो मुस्लिम बहुल इलाकों के ऊपर शामिल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस, कांग्रेस लीडर बिकेम फ्रस्ट्रेटेड विद द लीग्स बिहेवियर। कांग्रेस के जो लीडर थे वो लीग के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि लीग सरकार में शामिल है पर संविधान सभा में शामिल नहीं है और सरकार में शामिल है तो यहाँ पे भी वो काम नहीं करने दे रहे हैं। तो कांग्रेस के लीडर भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इन Feb 1947 कांग्रेस मेंबर्स वांटेड आइदर लीग रिजाइन और दे विल रिजाइन। फरवरी 1947 तक आते आते कांग्रेस के सदस्यों ने वायसराय को एक पत्र लिखा और उसमें मांग लिखी कि या तो मुस्लिम लीग के सदस्य रिजाइन कर दे, वरना कांग्रेस के सदस्य जो है वो रिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में 20 फरवरी 1947 को क्या होता है? 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ये घोषणा करते हैं। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे लेबर पार्टी के, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि जो 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। याद रखेंगे, 30 जून 1948 तक भारतीयों को क्या सौंप दी जाएगी? सत्ता सौंप दी जाएगी। 30 जून, ये क्लीमेंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में ये बात कही थी कि 30 जून 1948 तक, 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। और वेवल के स्थान पे एटली ने क्या किया? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया और उसे भारत भेज दिया। 22 मार्च 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल बन के भारत आ गया और उसका उद्देश्य ये था कि जल्द से जल्द क्या किया जाए? भारतीयों को सत्ता ट्रांसफर कर दी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये वीडियो का हमारा कंटेंट था। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं वो आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो
चैनल है दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप, उसे सब्सक्राइब करें। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।